हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। माय नेम इज राहुल चतुर्वेदी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी का सेकंड चैप्टर। बायोडायवर्सिटी के फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था बायोडायवर्सिटी का बेसिक कांसेप्ट्स, बेसिक डेफिनेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। ओके, सो ये सारी चीजें हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोडायवर्सिटी एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। इसके बाद बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। ओके, सो ये सारे कंसेप्ट भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल लेवल, देयर आर एट प्रेजेंट 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन एंड डॉक्यूमेंटेड बाय साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, यानी कि अभी तक 1.8 मिलियन स्पीसीज पता चल चुकी हैं, जबकि साइंटिस्ट क्लेम करते हैं एज पर देयर एस्टिमेशन कि अगर प्लांट और एनिमल स्पीसीज को काउंट किया जाए तो अर्थ में 1.5 टू 20 बिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। ओके, सो आप डिफरेंस देखिए, 1.8 मिलियन यानी कि ये मिलियन में है और बिलियंस में साइंटिस्ट का एस्टिमेशन है। ओके, इसका मतलब आप समझिए क्या आपको ऑब्जर्वेशन है इसका, कि मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। यानी कि अभी तक सिर्फ डिस्कवरी हुई है 1.8 मिलियन की और मेजॉरिटी डिस्कवरी अभी तक हो नहीं पाई है, राइट। Conservative estimates of the existing biodiversity is 10 million species. But if the estimates for insects are correct, then it could be around 30 million species, right? We have till now enlisted about 1.4 million species. It includes, among others, about 98% birds, 95% reptiles and amphibians, 90% fish, and about 85% higher plants known to exist on this earth. Most of the world's biorich nations are in the south, which are the developing nations, right? यानी कि developing nations world's biorich nations है। इसके बाद कंट्रास्ट देखिए इसका क्या है। In contrast, the majority of the countries capable of exploiting biodiversity are northern nations, ठीक है, and they are also considered under economically developed world. Okay, अब देखिए क्या डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है यानी कि बायो रिच नेशंस है वो साउथ में है, लेकिन उनको एक्सप्लॉइट करने, उस बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट करने की पावर जिन नेशंस के पास है वो सारे के सारे नॉर्थ में है, राइट। दीज नेशंस however have low levels of biodiversity in northern nations। का जो बायोडाइवर्सिटी लेवल है वो लो लेवल है। thus the developed world has come to support the concept that biodiversity must be considered to be global resource। ओके, यानी कि नदर नेशन के पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है, लो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी नदर नेशन के पास। सदर्न नेशन के पास हायर बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन नदर नेशन डेवलप्ड वर्ल्ड है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, और इसलिए उस पावर का यूज करते हुए वो एक कंसेप्ट लेकर के आए कि बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल रिसोर्स, ठीक है। However, if biodiversity should form a common property resource to be shared by all nations, there is no reason to exclude oil or uranium or even intellectual and technological expertise as global asset. Okay, so as per the developed nations claim कि बायोडाइवर्सिटी का कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स उसको ऐसा कंसीडर किया जाना चाहिए, तो फिर ऑयल और यूरेनियम या इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को भी ग्लोबल एसेट्स ही कंसीडर किया जाना चाहिए, right? And that's why India's sovereignty over its biological diversity cannot be compromised without a revolutionary change in the world thinking about sharing of all types of natural resources. Okay? Countries with diversities higher than India are located in South America. वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि ब्राजील, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया। ओके, सो ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंडिया से ज्यादा है। द स्पीसीज फाउंड इन दीज कंट्रीज आर हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन कंट्री। दिस मेक्स इट इंपरेटिव टू प्रिजर्व आवर ओन बायोडाइवर्सिटी एज अ मेजर इकोनॉमिक रिसोर्स। While few of the other mega diversity nations have developed the technology to exploit their species for biotechnology and genetic engineering, India is capable of doing so, ठीक है। मेगा डाइवर्सिटी नेशंस में बहुत कम ही नेशंस ने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो
जो उनकी बायो डाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट कर सके। ओके, और उसका यूज़ बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जा सके, और इंडिया भी उस लिस्ट में आता है। इंडिया में ने भी उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो उसकी बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट सच एज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन अटेम्प्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट सच एरियाज। ठीक है, इंडिया इज अ signatory to the convention and has included several protected area as World Heritage Site. These includes Manas on the border between Bhutan and India, Kaziranga in Assam, Bharatpur in UP, Nanda Devi in Himalaya and Sundarban in the Ganga Delta in West Bengal. ओके, सो ये सारे जो आपने देखे, ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये आपको याद रखना, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मानस कहाँ है या काजीरंगा कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको मानस भूटान और इंडिया के बॉर्डर में है, काजीरंगा असम में, भरतपुर यूपी में, नंदा देवी हिमालय एंड सुंदरबन, आपको सभी को पता है सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। इंडिया हैज आल्सो साइंड द कन्वेंशन इन द ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसको साइट्स भी बोलते हैं, which is intended to reduce the utilization of endangered plants and animals for controlling trade in their products and in the pet trade. Okay? India as a mega diversity nation. India एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, और इसका रीजन है डिफरेंट जियोलॉजिकल इवेंट्स। ओके, सो जियोलॉजिकल इवेंट्स इन द लैंड मास ऑफ इंडिया हैव प्रोवाइडेड कंडीशंस फॉर हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो रीजन क्या है इसका, जियोलॉजिकल इवेंट्स। A split in the single giant continent around 70 million years ago led to the formation of northern and southern continents, with India as a part of Gondwana land, the southern landmass, together with Africa, Australia and Antarctic. Okay, so 70 million years ago, like around Mesozoic era में इंडिया मेडागास्कर से ब्रेक होकर के, यानी कि गोंडवाना लैंड से ब्रेक होकर के उसने नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की थी, और यूरेशिया से जाकर के वो मिला था। ठीक है, सो ये पूरी नॉर्थवर्ड जर्नी, यानी इंडिया पहले क्या था, सदर्न हेमिस्फीयर में था, और बाद में वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया, बीच में उसके टैथिस सी पड़ा था। ठीक है, टैथिस सी हिमालय में कन्वर्ट हो गया, और ये सारा जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हुई, ये हम इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना आप जानिए कि इंडिया की नॉर्थवर्ड जर्नी हुई थी, इंडिया पहले सदर्न हेमिस्फीयर में था और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक आया। ठीक है, और जब वो स्ट्राइक किया उस समय हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ओके, सो लेटर टेक्टोनिक मूवमेंट शिफ्टेड इंडिया नॉर्थवर्ड अक्रॉस द इक्वेटर टू ज्वाइन द नॉर्दर्न यूरेशियन कॉन्टिनेंट। पहले क्या था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडिया, और गोंडवाना लैंड में का पार्ट और क्या क्या था, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसके बाद टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, और उस टेक्टोनिक मूवमेंट से इंडिया की नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ। उस नॉर्थवर्ड मूवमेंट में इंडिया बाद में यूरेशियन कॉन्टिनेंट से जाकर के मिल गया, उससे स्ट्राइक किया, उस स्ट्राइक करने से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और टैथिस सी धीरे धीरे ऊपर उठा, ऊपर उठने से वो आइस में कन्वर्ट हो गया और हिमालय में कन्वर्ट बना। एज द इंटरवेनिंग शैलो टैथिस सी क्लोज डाउन, plants and animals that have evolved both in Europe and in the Far East migrated into India before the Himalayas had formed. तो हिमालय के फॉर्म होने से पहले जब इंडिया यूरेशियन प्लेट से या यूरेशियन लैंडमास से जाकर के मिला, उस समय यूरोप और फार ईस्ट में जो भी एनिमल्स थे, ठीक है, वो माइग्रेट होकर के इंडिया में आ गए। सो इस तरह से क्या हुआ, इंडिया की डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, जो यूरोप में एनिमल्स मिला करते थे, एनिमल्स और प्लांट्स, वो इंडिया तक पहुंच गए। और फाइनल इन्फ्लक्स केम फ्रॉम अफ्रीका, with Ethiopian species which were adopted to the savanna and semi-arid region. ठीक है, सो अफ्रीका का जो यूथोपियन स्पीसीज थी, जो सवाना और सेमी एरिड रीजन को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी थी, वो बाद में फाइनली उनका इन्फ्लक्स हुआ इंडिया में। दस इंडिया स्पेशल जियोग्राफिकल पोजीशन बिटवीन थ्री डिस्टिंक्टिव सेंटर्स ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड रेडिएशन ऑफ स्पीसीज
is responsible for our rich and varied biodiversity. ओके, सो ये जियोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से ये मेन रीजन है इंडिया की वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी या वेरिड बायोडाइवर्सिटी का. Among the biological rich nations, India stands among the top 10 or 15 countries. Okay, so India क्या जो रैंकिंग है वो टॉप 10 या 15 कंट्रीज के अंडर आती है फॉर इट्स ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, many of which are not found elsewhere. India has 350 different mammals, rated 8 highest in the world. Okay, so India में 350 different mammals है जिनकी रेटिंग क्या है, 8th रैंक आती है. 1200 species of birds, इसकी रैंकिंग भी 8th इन दी वर्ल्ड है. 453 species of reptiles, 5th in the world, and 45,000 plant species of which most are angiosperms, और इसमें रैंकिंग है 15th इन दी वर्ल्ड. राइट, एंजियोस्पर्म यानी कि प्लांट्स दैट हैव सीड्स. ओके, जो प्लांट्स फ्लावर और सीड को प्रोड्यूस करते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोला जाता है. दिस इंक्लूड्स स्पेशली हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द फर्न्स. फर्न्स की 1022 स्पीसीज हैं, ऑर्किड्स 1082 स्पीसीज, एंड इंडिया हैज 50,000 नोन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग 13,000 बटरफ्लाइज एंड मोथ्स. ओके, सो ये डेटा आपको एक रफ फिगर आपको याद होना चाहिए. इसको रफ फिगर आप 2-3 बार आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा. It is estimated that 18% of Indian plants are endemic to the country and found nowhere else in the world. यानी कि इंडिया में 80 इंडिया के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें 18% एंडेमिक टू द कंट्री, यानी कि सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, इंडिया के बाहर नहीं पाए जाते हैं. एंडेमिक मतलब इट इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. ओके, among the plant species, the flowering plants have a much higher degree of endemism, and third of these are not found elsewhere in the world. That means plant species को अगर कंसीडर करें तो उनमें फ्लावरिंग प्लांट्स उनका एंडेमिज्म की डिग्री ज़्यादा है. राइट, और हर तीसरा पौधा वो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, वो कहीं और नहीं पाया जाता है. Among amphibians found in India, 62% are unique to the country. Amphibians में 62% सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं. ठीक है. Among lizard, of the 153 species recorded, 50% are endemic. Apart from the high biodiversity of Indian wild plants and animals, there is also a great diversity of cultivated crops and breeds of domestic livestock. ओके, सो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा इंडिया में डाइवर्सिटी है इंडियन वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स में. लेकिन अपार्ट फ्रॉम इंडियन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंडिया में कल्टिवेटेड क्रॉप्स और डोमेस्टिक लाइव स्टॉक्स में भी डिफरेंट ब्रीड्स मिलती हैं. ओके, इसमें भी एनफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया में फाइंड आउट होती है. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ several thousand years during which civilization have grown and flourished in the Indian subcontinent. The traditional cultivators included 30,000 to 50,000 varieties of rice and a number of cereals and vegetables and fruits. The highest diversity of cultivators is concentrated in the high rainfall areas of the Western Ghat, Eastern Ghat, Northern Himalayas and Northeastern Hills. Okay? So हम देख रहे हैं कि इंडिया में किस तरह से डाइवर्सिटी है. डिफरेंट हमने एरिया में पता मतलब समझा कि इंडिया में वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. इसके अलावा कल्टिवेटेड क्रॉप्स, डोमेस्टिक लाइव स्टॉक, ठीक है, राइस की अराउंड 30,000 से 50,000 वेराइटीज इंडिया में फाइंड आउट होती हैं. इसके अलावा नंबर ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कि सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं. ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डाइवर्सिटी इंडिया में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नदर्न हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में फाइंड आउट होती है. ओके, then gene banks have collected over 34,000 cereals and 22,000 pulses grown in India. जीन बैंक जो बेसिकली जो जीन्स को कलेक्ट करके अपने पास रखता है प्रिजर्व करके, उसमें 34,000 से लेकर के 34,000 सीरियल्स और 22,000 पल्सेस जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है उनको कलेक्ट किया गया है. इंडिया हैज़ 27 इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ कैटल, 40 ब्रीड्स ऑफ शीप,
22 breeds of goats and 8 breeds of buffaloes. Okay, so this is something about India as a mega diversity nation. अब इंडियन बायोडाइवर्सिटी को डिटेल में देखेंगे. India is one of the recognized mega diverse countries of the world. In terms of species richness, India ranks 7th in mammals. Okay, mammals के रिस्पेक्ट में 7th रैंक है इसकी. 9th in birds, 5th in terms of endemism of vertebrates group. India's position is 10th in birds with 69 species, 5th in reptiles with 156 species and 7th in amphibians with 110 species in reptiles. Okay? So ये रैंकिंग जो मैंने आपको बताई है, रैंकिंग डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है. ठीक है, मैमल्स के रिस्पेक्ट में इंडिया की रैंक 7th है, बर्ड्स के रिस्पेक्ट में 9th. ओके, 5th इन टर्म्स ऑफ एंडेमिज्म ऑफ वर्टिब्रेट ग्रुप्स. तो ये सारी रैंकिंग एज इट इज आपको याद रखना है. India's share of crops is 44% as compared to the world average of 11%. देखिए वर्ल्ड का एवरेज 11% है, लेकिन इंडिया का शेयर इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स 44% है. India also has 23.39% of its geographical area under forest and tree cover. देखिए ये एरिया 2015 से लेकर के 2017 के बीच में एरिया बढ़ गया है और करंट एरिया 24.4% है. ओके, सो करेंटली 24.4% ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर है, राइट. और इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अगर वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग हम देखें तो इंडिया 10th रैंक में आता है, राइट. ऑफ द 34 ग्लोबली आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडिया हार्बर्स 2 हॉटस्पॉट. ठीक है, सो वर्ल्ड के 34 हॉटस्पॉट में इंडिया में 2 हॉटस्पॉट्स हैं. फर्स्ट इज ईस्टर्न हिमालय एंड सेकंड इज वेस्टर्न घाट और श्रीलंका. ठीक है, सो ये दोनों इंडिया के 2 हॉटस्पॉट हैं. याद रखिए, अक्सर स्टेट सिविल सर्विस के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंडिया का हॉटस्पॉट कहाँ पर है. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वेस्टर्न घाट में है और ईस्टर्न हिमालय. दी वेरिड एडाफिक climatic and topographic conditions have resulted in a wide range of ecosystem and habitats such as forest, grassland, wetland, coastal and marine ecosystem and desert in India with greater biodiversity. Okay, so ये climatic और topographic condition की वजह से इंडिया में बहुत vast biodiversity present है in terms of forest, grassland, wetland, coastal and marine ecosystem and desert, right? In terms of biodiversity, India represents 2 realms, 5 biomes, 10 biogeographic zones and 25 biogeographic provinces. Okay, so इनके नंबर्स आपको याद रखना है. रेम्स कितने हैं? 2, 5 बायोम्स हैं, 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं एंड 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं, राइट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेम्स. रेम्स क्या होता है? सो biogeographic realms are large spatial regions within which ecosystem share a broadly similar biota. ठीक है, realms is a continent or subcontinent sized area with unifying feature of geography and flora and fauna. The Indian region is composed of 2 realms. 2 realms इंडिया में पाए जाते हैं. The first one is the Himalayan region represented by pale Arctic realm. ठीक है, सेकेंड इज द रेस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट रिप्रेजेंटेड बाय मालियन रैम. सो 2 रैम है, एक तो हिमालयन रीजन, सेकेंड इसके बाद जो रिमेनिंग सबकॉन्टिनेंट बचा उसको मालियन रैम भी बोला जाता है. पूरे वर्ल्ड में 8 टेरेस्ट्रियल बायोजियोग्राफिक रैम्स को रिकॉग्नाइज किया गया है और ये हैं न्यू आर्कटिक रैम, पैलियो आर्कटिक रैम, अफ्रीको ट्रॉपिकल रैम, इंडो मालियन रैम, ओसेनिया, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक एंड नियोट्रॉपिकल रैम. ओके, सो एज इट इज नेम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में 8 बायोजियोग्राफिकल रैम्स हैं और इंडिया में 2 हैं. और इंडिया में जो है उनका नेम है हिमालयन रीजन. ओके, उसको बोला जाता है पहले आर्कटिक रैम एंड सेकेंड इज मालियन रैम. ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको मालियन रैम बोलते हैं. नाउ बायोम्स ऑफ इंडिया. देखिए बायोम्स ऑफ वर्ल्ड हम पढ़ चुके हैं.
इंडिया में बायोम्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं। द टर्म बायोम मीन्स द मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एरियाज ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न। ठीक है, सो पूरे लैंड मास को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेटिक पैटर्न्स, और उस तरह उनको अलग अलग बायोम्स का नाम दिया गया है। इट इंक्लूड्स द वे इन विच एनिमल, vegetation and soil interact together. The plants and animals of that area have adapted to that environment. ओके, सो उस एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट कर चुके होते हैं, इसलिए वो उसी एरिया में कन्फाइंड रहते हैं और वो एक डिफरेंट बायोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। बायोम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट इज ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, tropical dry or deciduous forest, then warm desert and semi-desert, then coniferous forest and alpine meadows. So ये सारे बायोम्स हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी में, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आपको इतना जान लीजिए कि इंडिया में 5 बायोम्स हैं, 5 टाइप्स के बायोम्स हैं। उनका नाम क्या है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट, कॉनिफेरस एंड एल्पाइन, राइट। Biogeographic zones. Biogeography deals with the geographical distribution of plants and animals. There are 10 biogeographic zones which are distinguished clearly in India. ठीक है, सो इंडिया में पूरे जोन को 10 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो देखिए क्या क्या है। पहला है ट्रांस हिमालय, देन हिमालयाज, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड एंड कोस्ट। ओके, सो ये सारे ही पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में। अच्छा, ट्रांस हिमालयन क्या है? ट्रांस हिमालय इज एन एक्सटेंशन ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू। ओके, सो हिमालय हमको पता है, डेजर्ट भी एरिया हमको पता है, राजस्थान एरिया में आता है। सो इनको सबको डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना, देयर आर 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स। बायोजियोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। पहली है फाइटोजियोग्राफी, फाइटो प्लांट्स को बोलते हैं, ठीक है, प्लांट को फाइटो बोला जाता है। सो फाइटोजियोग्राफी डील्स विद द प्लांट जियोग्राफी, डील्स विद द ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनवायरनमेंट इंटररिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स। देन जू जियोग्राफी डील्स विद द माइग्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। ओके, देन फोर्थ पार्ट बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस इज एन इकोसिस्टमेटिक और बायोटिक सब डिवीजन ऑफ रेम्स। अब देखिए बायोजियोग्राफिक जोन्स हमने देखे, देयर आर 10 नंबर्स ऑफ बायोजियोग्राफिक जोन्स। इसमें हमने ट्रांस हिमालय, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड एंड वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, इन सबको देखा। इनके जो फर्दर डिवीजन होते हैं उनको फर्दर डिवाइड करने के बाद 25 बायोजियोग्राफिक जोन्स मिलते हैं। अब देखिए इनमें कौन कौन से हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय के फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है लद्दाख रीजन, तिब्बतन प्लेट्यू, फिर सिक्किम हिमालय। देन हिमालय का फर्दर डिवीजन होता है नॉर्थ वेस्ट हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्ट हिमालय। ओके, डेजर्ट में थार डेजर्ट एंड कच्छ डेजर्ट। फिर सेमी एरिड एरिया आता है, सेमी एरिड एरिया में पंजाब प्लेन आता है, देन गुजरात एंड राजपूताना प्लेट। वेस्टर्न घाट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मालाबार प्लेन और दूसरा वेस्टर्न घाट माउंटेन वाला एरिया। ओके, मालाबार प्लेन। फिर डेक्कन पेनिनसुला में सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल प्लेट्यू, डेक्कन साउथ। ओके, देन गैंगेटिक में अपर गैंगेटिक प्लेन होता है और लोअर गैंगेटिक प्लेन होता है। फिर कोस्टल एरिया आता है, कोस्टल में वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एंड लक्षद्वीप। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रह्मपुत्र वैली एंड नॉर्थ ईस्ट हिल्स। फिर आइलैंड में अंडमान एंड निकोबार। ओके, सो ये टोटल 25 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं। इनको डिटेल में हम इंडियन ज्योग्राफी में पूरा कवर करेंगे, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आपको सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है कि 25 बायोजियोग्राफिक जोन्स होते हैं, ठीक है। बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया वाज डन बाय रोजर एंड पनवर। ये क्लासिफिकेशन 1988 में किया गया था। इसके अकॉर्डिंग 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं जो भी हमने देखे, और इनको फर्दर डिवाइड करके 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं। द क्लासिफिकेशन वाज डन यूजिंग वेरियस फैक्टर्स सच एज
altitude, moisture, topography, rainfall, etc. Okay, so biogeographic zones were used as a basis for planning wildlife protected area in India. So friends, इस वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल नेशनल लेवल देखा, इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी इस कंसेप्ट को डिस्कस किया, और बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इसको डिटेल में डिस्कस किया, राइट? सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।